हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर तो क्या है, हम बेसिकली पूरा ही पढ़ रहे हैं ओवरऑल। तो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी किसके बारे में हमने कार्बन से रिलेटेड बात की थी। तो हमने देखा था कि कार्बन की नेचुरल टेंडेंसी होती है कैटिनेशन की, इसलिए उसके जो मॉलिक्यूल्स बनाने की जो टेंडेंसी थी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा वो मॉलिक्यूल्स आपके फॉर्म करता है आपस में कनेक्ट होकर कार्बन के थ्रू। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। मैंने आपको बताया था एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है। एल्केन होता है जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसको हम एल्केन बोलते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उसे हम एल्कीन बोलते हैं। और कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है वो बात कर ली थी कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से फॉर्म बनते हैं। ठीक है, एक लूज करता है और एक गेन करता है। जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उसमें कोई लूज नहीं करता, कोई गेन नहीं करता, दोनों आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, और उससे आपका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और उससे आपके क्या होते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो हुई अब तक की कहानी। ठीक है, अब देखिए आज हम बात करते हैं अबाउट एलिमेंट्स और पीरियोडिक टेबल के बारे में कि कैसे पीरियोडिक टेबल जनरेट हुई। ठीक है, तो देखिए आपके अगर हम बात करें अभी तक अराउंड 118 एलिमेंट्स नोन है। ठीक है, जिसमें से कुछ 94 तो नेचुरल है और कुछ उसके मैन मेड एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इन सब एलिमेंट्स की क्या हो गई, डिस्कवरीज एक साथ हो गई। धीरे धीरे टाइम टू टाइम क्या हुआ, इनकी डिस्कवरीज हुई। स्टार्टिंग में 90s के दौर से स्टार्ट हुई, फिर 2020 आया और अभी तक इनकी डिस्कवरी चल रही है, वो आगे भी चलती रहेगी। ठीक है, तो जब आपके पास इतने ज़्यादा एलिमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में तो क्या था, ठीक है 5 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, 15 एलिमेंट है, तो उनको अरेंज करने के लिए कोई ऐसा किसी ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, जैसे होता है ना, क्लास में अगर 5-7 बच्चे हो तो फिर उनका कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, वो जहाँ चाहे बैठ जाते हैं, जिस टेबल पे उनको मर्जी हो बैठना होता है बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वहीं 5 की जगह अगर 50 बच्चे हो जाए तो फिर वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ जाती है अरेंजमेंट की, कि हाँ हमें उन 50 बच्चों को किस तरह से अरेंज करना है, उनके नाम के हिसाब से अरेंज करना है, उनके रोल नंबर के हिसाब से अरेंज करना है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, कोई होशियार बच्चा है तो उसको आगे बिठाना है, या कोई कमज़ोर है तो उसको आगे बिठाना है। तो हम उनको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं किसी भी एक तरीके से जो हमारे लिए क्या हो, बेस्ट और सूटेबल हो। ठीक यही होता है आपके किस में, पीरियोडिक टेबल में भी। पहले कुछ एलिमेंट्स थे, ठीक है चल रहा था काम, लेकिन धीरे धीरे डिस्कवरीज बढ़ती गई 15 20 25 50 एलिमेंट्स होते गए। फिर लोगों को ज़रूरत पड़ी साइंटिस्ट को कि नहीं, अब हमें क्या करना चाहिए, इनको थोड़ा सा अरेंज करना चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, इन्हें एक प्रॉपर तरीके से क्या कर सकें, डिस्कस कर सकें, इनका नॉलेज अच्छी तरीके से ले सकें। ठीक है, क्या किस में क्या प्रॉपर्टी है हमें पता चल सके, क्योंकि कोई भी नया बंदा आएगा उसको अगर एक सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगा पुराना काम तो वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन अगर पुराना काम उसको सिस्टमेटिक तरीके से नहीं मिलता है तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर अभी के साइंटिस्ट अगर उसको सही तरह से अरेंज नहीं करेंगे तो जो आने वाले साइंटिस्ट है उनको फिर से वही परेशानी आएगी, फिर वो ढूंढेंगे कौन सा एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी है, मुझे किस रिएक्शन के लिए कौन सा एलिमेंट काम में लेना चाहिए, तो ये सारी प्रॉब्लम में होगी। तो उन्होंने क्या किया, एक सिस्टमेटिक तरीके से उनको अरेंज करना स्टार्ट किया। तो इसी क्रम में आपके कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया, कैसे हम उनको अरेंज कर सकते हैं, क्या क्या उनमें सिमिलरिटी है, इसके हिसाब से कुछ डिस्कवरीज हुई। ठीक है, मतलब अरेंजमेंट की डिस्कवरी इसे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपका साइंटिस्ट था वो था डोब्रिनियर। क्या था, डोब्रिनियर। और उसने डोब्रिनियर ट्राइड के हिसाब से एलिमेंट्स को क्या किया, अरेंज किया। ठीक है, उसने क्या किया, तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए जो उसे लगा कि हाँ ये सिमिलर प्रॉपर्टी के हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम सिमिलर टाइप की लग रही है। तो उसने क्या किया, तीन तीन ग्रुप में अरेंज किया। तो फर्स्ट टाइम था कि किसी व्यक्ति ने, मतलब किसी साइंटिस्ट ने इस तरह से एटम्स को क्या किया, अरेंज किया। इसे हम बोलते हैं डोब्रिनियर्स ट्राइड के नाम से। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्या होता है डोब्रिनियर्स ट्राइड। डोब्रिनियर्स ट्राइड्स। ठीक है, तो इसने क्या किया, एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप में अरेंज किया। ही अरेंज
the elements in the group of 3 इन द ग्रुप ऑफ 3 या 3 मेंबर, ठीक है। 3 के ग्रुप में इसने क्या किया, अरेंज किया, ठीक है। और अरेंज करने पर इसने ये बताया, ये अरेंजमेंट उसने कैसे किया, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से की। जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उसने उनको सिमिलर ग्रुप में अंदर रख दिया, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स है जिसको उन्होंने क्या किया, सिमिलर प्रॉपर्टीज के हिसाब से अरेंज किया, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यही है, ठीक है। सो फर्स्ट ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द ग्रुप ऑफ 3। आप चाहो तो लिख भी सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। सेकेंड थिंग जो उसने ऑब्जर्व की कि जब मैं 3 एलिमेंट्स को अरेंज करता हूँ, जैसे ए, बी और सी को अरेंज करता हूँ, उसने क्या किया, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब इनको अरेंज किया तो इसने देखा कि जो बी का एटॉमिक मास है वो ए और सी दोनों के एटॉमिक मास के क्या आता है, एवरेज डिवाइड बाई 2। मतलब इसका मास जो है ए और सी दोनों का मास ऐड कर दो, डिवाइड 2 कर दो, एवरेज ले लो, तो उसके मास के बराबर क्या आता है। इस हिसाब से उसने अरेंज किया। और जो बी की प्रॉपर्टीज़ है वो भी लगभग ए और सी की जो प्रॉपर्टीज़ है उन दोनों की क्या आती है, बीच में लाई करती है। तो इस तरह से उसने क्या किया, अरेंजमेंट किया। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एटॉमिक मास ऑफ, या आप हम कह सकते हैं इसको, ही अरेंज्ड when he arranged the elements in the increasing order of their atomic mass, the atomic mass of middle atom or middle element is equal to the average atomic mass of rest 2 एलिमेंट्स, ठीक है। मतलब जो बीच वाले का मास था, एवरेज मास, वो दोनों के एवरेज के बराबर था, ठीक है। रेस्ट 2 एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसके बेसिस पे उसने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज करना उसने स्टार्ट किया, ठीक है। तो उसने कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। यहाँ अगर हम लिथियम का एटॉमिक मास देखें तो 7 आता है, सोडियम का 23 आता है और पोटेशियम का आता है 39, ठीक है। अभी देखिए एवरेज जो आता है वो एग्जैक्ट नहीं आता, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट आता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हमेशा एग्जैक्ट आएगा। जैसे 7 + 39 डिवाइड बाई 2 अगर हम करें कितना आता है, ये 46 डिवाइड बाई 2 दैट इज 23। तो आपके पास 23 क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से उसने क्या लिया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिया। क्लोरीन का होता है 35.5, ब्रोमीन का ऑलमोस्ट 80 से 81 के आसपास हम लेते हैं, और इसका होता है आपका 137। तो जब आप 35.5 + 137 डिवाइड बाई 2 करते हो कितना आता है आपके पास, 13, 160, 167, 170, 172.5 डिवाइड बाई 2 अगर आप करोगे कितना आएगा, लगभग 80, 82, 85, तो कितना होता है 170, ठीक है। तो 86 पॉइंट समथिंग आएगा 25 करके, ठीक है। और ये भी लगभग 80, 81 आता है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है बट फिर भी नियरली इक्वल है, क्योंकि उसने एजम्पशन लिया था, तो वो हर एलिमेंट पे सेट हो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है।
इसी तरह से उसने कुछ और एलिमेंट्स के साथ भी ऐसा ही प्रैक्टिस की। जैसे अगर हम बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बेरिलियम का होता है आपका 9, ठीक है। मैग्नीशियम का होता है 24 और कैल्शियम होता है 40 एटॉमिक मास, ठीक है। तो 9 + 40 अगर हम देखें डिवाइड बाई 2 करके कितना आता है, 49 डिवाइड बाई 2, ये आता है आपका 24.5, जो लगभग किसके बराबर है, मैग्नीशियम के बराबर है। तो इस तरह से उसने क्या किया, 3-3 के ग्रुप में अरेंज किया एलिमेंट्स को, ताकि वो क्या कर सके, उनकी प्रॉपर्टीज़ को मैच कर सके, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को। क्लियर है। तो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट्स को अरेंजमेंट करने का तरीका था या कोशिश थी, जो किसने की थी, डोब्रिनियर ने, ठीक है। चलिए, तो आपको को पता है कि ये तरीका सही है नहीं, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में प्रूफ हो चुका है कि ये तरीका गलत है और इस तरीके से हम सभी एलिमेंट्स जो भी आपके पास अभी प्रेजेंट है उनको हम इस तरह से अरेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरे साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं कि उसने किस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंजमेंट करने की कोशिश की। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड डिस्कवरी के बारे में। सेकंड जो साइंटिस्ट था आपका, एंड द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट इज न्यूलैंड। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, हिंदी में 7 स्वर होते हैं, ठीक है ना, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। और 8वां जो सुर होता है, जो सुर है वो फिर से क्या हो जाता है, रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। बस यही है आपका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, कि जो हर 8वां एलिमेंट जो होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होगी किसके साथ, जो फर्स्ट एलिमेंट था उसके साथ। बस उसी तरीके से इसने क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ठीक है। ही अरेंज्ड the elements in the increasing order of their atomic mass and find out that every earth element have the similar properties like first element, ठीक है। जो हर एक 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी किसके साथ, आपके फर्स्ट एलिमेंट के साथ। तो हम कह सकते हैं सो द प्रॉपर्टीज ऑफ every earth element is repeated जो हर एक 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, रिपीटेड होती है। लाइक द एर्थ नोट ऑफ ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक, octave of music, eighth note of an octave of octave, क्या octave in music आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे म्यूजिक में 7 स्वर होते हैं, 8वां क्या होता है, फिर से रिपीट हो रहा है, सेम इसी तरह से 8वें की जो प्रॉपर्टी है वो
फर्स्ट वाले के साथ क्या होगी, मैच करेगी, सिमिलर रहेगी। इसी को हम बोलते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। ठीक है, चलिए ये तो हुई बात इसकी। और इसने जो अरेंजमेंट किया था किस तरह से किया था, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर पोटेशियम, कैल्शियम। बस न्यूलैंड ने केवल लिमिटेशन थी उसकी, वो केवल 20 तक ही उसको क्या कर पाया था, अरेंज कर पाया था। जैसे ही बाद वाले एलिमेंट्स की डिस्कवरीज हो गई और पता चला कि नहीं ये तरीका भी बिल्कुल सही नहीं है आपका। ठीक है, इसके अलावा नोबल गैस की भी डिस्कवरी हुई, तो उस टाइम तक तो नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए ये इसने बना लिया। लेकिन जैसे ही नोबल गैस की डिस्कवरी हुई, फ्लोरीन के बाद क्या था, नियोन, आर्गन, तो फिर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये 9th आता। तो यहाँ पे क्या था, 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है सिमिलर। इसका मतलब उसने नोबल गैस को काउंट ही नहीं किया, क्योंकि उस टाइम तक डिस्कवरी हुई भी नहीं थी। तो नोबल गैस की डिस्कवरी के बाद ये लो भी क्या हो गया था, गलत हो गया था। ठीक है, और फिर वैसे भी ये केवल 20 तक ही करेक्ट है। उसके बाद के जो एलिमेंट्स में हम बात करते हैं तो वहाँ पर ये रूल आपका अप्लाई भी नहीं होता है। तो हर एक साइंटिस्ट की क्या थी, कुछ ना कुछ कोशिश थी और कुछ ना कुछ फेलियर था, और उसी के बाद आगे कर करके इवोल्यूशन होता गया, और आज के टाइम में आती है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये था उसका लो, दैट इज न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। केवल 20 तक ही क्या होता है आपका, अरेंज होता है, और इसके ड्रॉबैक तो आपको पता ही है। ठीक है, नोबल गैस वगैरह की डिस्कवरीज हुई थी, तो फिर ये अप्लीकेबल नहीं हो पाया था। तो सिंपल सा लॉ है आपका किसका, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद हम बात करेंगे मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल के बारे में। वो थोड़ा एक रिवोल्यूशन वाला काम था। ठीक है, वैसे स्टार्ट तो इसने कर दिया था रिवोल्यूशन, क्योंकि इसने ये बता दिया था कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीट हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट ही नया था कि अच्छा एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट होती है। तो फिर साइंटिस्ट उस डायरेक्शन में सोचने लग गए, एक नई डायरेक्शन मिल गई कि हाँ अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की रिपीट हो रही है, तो हम उस हिसाब से एलिमेंट्स को देखते हैं कि किन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है, उनको सेम ग्रुप में हम या सेम तरीके से हम उनको अरेंज करते हैं। तो फिर डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में साहब के साइंटिस्ट सोचने लग गए, और फिर नए नए तरीके अपनाने लग गए एलिमेंट्स को अरेंजमेंट करने के। तो स्टार्टिंग तो इससे नहीं कर दी थी, और आपका फिर आया कि उसका मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। उसने भी उस टाइम तक जितने आपके नॉन एलिमेंट्स थे, कुछ 50-60 नॉन एलिमेंट्स थे, तो उन सबको उसने क्या किया, अरेंज किया पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। ठीक है, और वही आज चल रही है जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट जो साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की, दैट इज मेंडलीव्स। और ये थोड़ी सी अच्छा तरीका था, थोड़ा अच्छा बेटर रीअरेंजमेंट था। इसे हम क्या बोलते हैं आपका, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव ने क्या बोला था कि जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मास के ऊपर। ठीक है, मतलब रिपीटेड होती रहती है कंटिन्यूसली, उनका पीरियोडिक फंक्शन हम कैसे कह सकते हैं इसको, मतलब कोई चीज़ या कोई प्रॉपर्टी दोबारा रिपीट हो रही है तो वो किसके ऊपर डिपेंड है, उसके एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट था किसका, मेंडलीव का, कि दी प्रॉपर्टीज, जो भी आप कह सकते हो केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह जो होती है एलिमेंट्स की, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट is the periodic function is the periodic function
of their atomic mass। जो आपकी प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक मास के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। इसका ये स्टेटमेंट था, बट ये भी थोड़ा गलत था, क्योंकि हमें पता है आज के टाइम में हम पीरियोडिक टेबल को अरेंज करते हैं किसके बेसिस पर, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। तो ये भी इसका ड्रॉबैक है, बट स्टिल थोड़ा बहुत सही था उस टाइम के लिए, ठीक है ना। तो क्या कहा इसने, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मीन्स इसका मतलब क्या है, मीन्स if we arrange the elements in increasing number of atomic mass, increasing number of their atomic mass, the properties of elements repeated regularly, repeated at regular interval। ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल पर क्या होता है, वो आपकी जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह होती है, रिपीटेड एट रेगुलर, हाँ इंटरवल ही लिख लीजिए आप, ठीक है, रेगुलर इंटरवल, तो वो रिपीट होती रहती है, ठीक है। यही इसका स्टेटमेंट था। तो इसने क्या किया था, एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज किया, बट उसमें प्रायोरिटी किसको दी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को दी। मतलब कहीं कहीं पे अगर ऐसा हुआ कि मान लो एटॉमिक मास में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन प्रॉपर्टीज सिमिलर बैठ रही है, तो उसने प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा महत्व दिया, ना कि एटॉमिक मास को। तो एटॉमिक मास से थोड़ी बहुत छेड़खानी इसने की, बट प्रॉपर्टीज़ को क्या रखा इसने, सिमिलर। ऐसा नहीं कि एटॉमिक मास की वजह से दो डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को उसने एक साथ रख दिया, ऐसा नहीं हुआ। उसने सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट को साथ में रखा, चाहे उनका एटॉमिक मास में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा वेरिएशन हो या नहीं हो, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, उसने इनको अरेंज किया, एक पीरियोडिक टेबल बनाई, ठीक है। उसने 8 तो लिए ग्रुप आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और 7 उसने बनाया आपके पीरियड्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस तरीके से उसने क्या किया, 7 आपके बनाए, ठीक है। तो उस टाइम तक नॉन कुछ अराउंड 63 एलिमेंट्स से उनको उसने अरेंज किया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ और एट्थ ग्रुप में उसने क्या किया, अरेंज किया। एट्थ ग्रुप, इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप, जो आपके वर्टिकल लाइन्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। 8th ग्रुप्स हो गए 8th, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको उसने क्या नाम दिया, पीरियड्स। 7 पीरियड में क्या किया उसने, क्लासिफाई किया, ठीक है। इनको भी उसने ए बी कर करके 2 अलग अलग टाइप में क्लासिफाई किया प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, ठीक है। तो ये उसका ओवरऑल व्यू है कि कैसे उसने मेंडल उसने पीरियोडिक टेबल को रखा और कैसे उसने इसको अरेंज किया, ठीक है। इसकी खास बात ये है इस तरह से अरेंजमेंट करने की, साइंटिस्ट को क्या है, थोड़ा सा स्टडी करने में कि हाँ भाई ये ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर ये एलिमेंट्स हैं, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है, तो उनको आगे फर्दर स्टडी करने में थोड़ी सी ईजीनेस रही, ठीक है। इसके अलावा कहीं कहीं गैप भी छोड़े गए बीच में, वो इसलिए छोड़े गए क्योंकि उस टाइम तक वो जो एलिमेंट्स वहाँ तक फिट होने वाले थे वो अननोन थे, उनकी डिस्कवरीज नहीं हुई थी। तो मेंडेलीव ने कुछ स्पेस बीच में छोड़े और ये कहा कि यहाँ पर फ्यूचर में आपके कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी ये रहेगी और वो डिस्कवर किए जाएंगे, जिनकी डिस्कवरी अभी तक नहीं हुई। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर भी किए गए,
बाद में फ्यूचर में, वो भी सही था। तो ये अब सिस्टमेटिक तरीके से उसने क्या किया, अरेंज किया। जैसे होता है ना, जैसे मैं लिखता हूँ 1 3 7 9 11, मैंने इस तरह से अरेंज किया। तो यहाँ पर एक खाली स्पेस छूटा, तो यहाँ पर खाली स्पेस पर मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ यहाँ पर फ्यूचर में कोई नंबर आएगा जिसका नंबर क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि सीरीज में हमने उसको अरेंज किया है। तो अभी तक तो 5 की डिस्कवरी नहीं हुई, बट फ्यूचर में कभी ना कभी होगी, क्योंकि हमें पता है कि 1 3 है और 7 है, तो बीच में कहीं ना कहीं 5 रहेगा, क्योंकि ये पैटर्न बन रहा है। तो नए एलिमेंट्स की डिस्कवरीज में भी क्या किया इसने, हेल्प की। ठीक है, तो स्टडी में हेल्प की, नए एटम्स की डिस्कवरीज में हेल्प की, किसी का एटॉमिक मास करेक्ट नहीं था तो उसको करेक्ट करने में इसने हेल्प की। तो बहुत जगह ये आपके काम में आई। ठीक है, और आने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनको एक नई लाइन मिल गई कि हाँ हमें एटम्स को इस तरीके से अरेंज करना है। अब कोई भी नया एटम या एलिमेंट डिस्कवर होगा तो हम इस सीरीज़ के अंदर फिट करने की उसको कोशिश करेंगे कि हाँ उसकी प्रॉपर्टीज किसके साथ मैच करेगी, तो हम वहाँ पर उसको फिट करने की कोशिश करेंगे कि ये इस ग्रुप का एलिमेंट हो सकता है। तो बहुत सारे इसके एडवांटेज थे, फिर भी ये पता है, आप लोगों को पता है, सही तो नहीं थी। ठीक है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ फॉल्ट था, जैसे हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी, नोबल गैस वगैरह की पोजीशन फिक्स नहीं थी। ठीक है, और उसने तो ये जो स्टेटमेंट बोला कि एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होता है, वो भी स्टेटमेंट रॉन्ग था। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एटॉमिक नंबर का क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है वो। ठीक है, तो एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी, दोनों है, बट आइसोटोप्स उस टाइम हमें नहीं मिले थे। ठीक है, तो आइसोटोप्स को हम कहाँ रखें भाई, एटॉमिक मास तो सेम होता है, बट आइसोटोप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो इसने तो एटॉमिक मास के हिसाब से बताया, तो 3 आइसोटोप को, 3 एलिमेंट को हम एक ही जगह कैसे रखें, तो ये भी गड़बड़ हुई। तो बहुत सारी गड़बड़ें हुई, बट स्टार्टिंग हो गई, वो हमारे लिए अच्छा था। क्लियर है, तो ये है सिंपल मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसको नोट कीजिए आप, इसको चाहो तो आप नोट कर सकते हो, नहीं भी करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा। आगे भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में जब हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। इसके अलावा इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। चलिए नेक्स्ट है आपका, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो मोज़ले साइंटिस्ट था, उसका स्टेटमेंट है कि द प्रॉपर्टीज में आपके फिजिकल एंड केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट is periodic function of their atomic number। ये किसने बताया था, आपके मोज़ले। मोज़ले स्टेटमेंट, या फिर मोज़ले का स्टेटमेंट नहीं था ये, मतलब यूँ कह सकते हैं हम मोज़ले के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, मोज़ले स्टेट्स दैट इस तरह से आप लिखिए। ठीक है ना, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसने फिर क्या कहा, फिर जो बोहर आपका साइंटिस्ट था उसने फिर जितने भी एलिमेंट्स थे उनको फिर एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसने असाइन किया। ठीक है, और असाइन करके एक नई सीरीज बनाई जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो आपको पता होगा उसमें टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं।
मैं यहाँ पे आपको सीरीज़ में नहीं बनाऊंगा पीरियोडिक टेबल, आप चाहो तो नोटबुक में देख सकते हो, वहाँ मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। 18 ग्रुप्स होते हैं आपके पास, जिसमें फर्स्ट और सेकंड ग्रुप होता है, उसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक बोलते हैं। 3 to आपके 13 तक, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक ये होता है आपके पास डी ब्लॉक। फिर 13 से 18 तक, 13 14 15 16 17 18, इसको हम बोलते हैं आपका पी ब्लॉक, ठीक है। और लास्ट में आता है आपके पास दो और ग्रुप्स आते हैं जिसे हम बोलते हैं आपका एफ ब्लॉक, जो पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ रहते हैं। उनका हम क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स उनको बोला जाता है। लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। एटीन ग्रुप्स होते हैं और पीरियड्स कितने होंगे आपके पास? 7 ही पीरियड होंगे, 7 पीरियड्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक है। 7 पीरियड्स होते हैं। फर्स्ट पीरियड की अगर हम बात करें, उसमें 2 एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। फिर जो सेकंड एलिमेंट सेकंड पीरियड होता है, उसमें आपके 8 एलिमेंट होते हैं। सेकंड और थर्ड अगर हम दोनों के लिए बात करें, दोनों में आपके क्या होते हैं? 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें फोर्थ और फिफ्थ की, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड, उसमें आपके 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हम बात करें सिक्स पीरियड में आपके 32 एलिमेंट्स होते हैं। और सेवन्थ पीरियड जो है आपका, वो क्या है? अभी तक अनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट हम इसको बोल सकते हैं, मतलब डिस्कवरी चालू है, वो अभी तक आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। आप चाहो तो चार्ट फॉर्म में जो बना हुआ है वो आप देख सकते हो। आपको एस ब्लॉक मिलेंगे साइड में, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप। जो इस तरफ वाले 6 ग्रुप होते हैं उनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक। जो बीच वाले 10 एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आपका डी ब्लॉक बोलते हैं। और जो नीचे जो 2 लाइनें हैं आपकी, उनको हम क्या बोलते हैं? आपका एफ ब्लॉक बोलते हैं। वो फालतू लाइनें हैं, ठीक है। एफ मतलब फालतू, उनका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, ठीक है। हमारे लिए एस और पी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है? तो 18 ग्रुप्स हो गए, 7 पीरियड्स हो गए, और ये था आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब आज जो भी नए एलिमेंट्स की डिस्कवरीज होती है वो IUPAC के द्वारा इसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसको क्या किया जाता है? अरेंज किया जाता है एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, ठीक है। तो ये भी अभी तक की प्रेजेंट है जो लेटेस्ट है। हो सकता है आगे चल के 5 साल 10 साल या 20 साल बाद कोई ऐसी चीज़ आ जाए, नई चीज़ आ जाए, जिसके बेसिस पर अगर हम और अच्छे तरीके से अरेंज करें, और हो सकता है कोई उससे हम और अच्छी प्रॉपर्टीज़ को बता सकें आइटम्स के बारे में, तो हम 20 साल बाद हो सकता है किसी और तरीके से पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे। बट एट प्रेजेंट टाइम तो यही है मॉडर्न जो हमें आपको पढ़नी है, ठीक है ना। क्योंकि डिस्कवरीज है, चलती रहेगी, ये कभी ख़त्म होने वाली है नहीं। क्लियर है? चलिए इसे एक बार आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसे एक नोट कीजिए एक बार। ओके, चलिए। तो इसके बारे में भी जो डिटेल है, फुल डिटेल जो चार्ट फॉर्म में है, उन सब के बारे में, एस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट है, पी में कौन से, डी में कौन से, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे अपने जो बड़ा कोर्स होगा 11th 12th का, उसी के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, तो आज के लेक्चर को हम यही फिनिश करते हैं। और आपका जो बेसिक जितना भी था केमिस्ट्री के लिए 9th और 10th का रिक्वायर्ड था आपके 11th और 12th के लिए, ठीक है। तो वो बेसिक मैंने आपको आई थिंक दे दिया है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, जो आपकी 11th की क्लास है उसका फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है।
तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आपकी 11 का फर्स्ट चैप्टर है मोड कॉन्सेप्ट, और उसी के बारे में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जितना भी ओवरऑल जितना मुझे लगा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें छोड़ी हो 9-10 के कोर्स में, बट वो उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है नहीं फ़िलहाल, ठीक है। तो उनमें टाइम देने का कोई मीनिंग नहीं है। जो चीज़ हमारे काम में नहीं आएगी उनको पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। 2 साल का टाइम होता है, लिमिटेड टाइम होता है, तो अपने को चाहिए कि हम अपना टाइम उन चीज़ों पर खर्च करें जहाँ पर हमें जो आउटपुट है वो बेहतर मिले और ज़्यादा मिले, ठीक है। तो उसके लिए हमने जो जो रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से बात कर ली और वो पढ़ लिया। अब इन सब चीज़ों को हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे आपके किस में 11th और 12th के अंदर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।